हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ये इतिहास के कुछ सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सोचिए, हजारों साल पहले बसी एक इतनी एडवांस्ड शहरी कल्चर जो अचानक बिना कोई वजह बताए बस गायब हो गई। तो चलिए एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़कर इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पड़ताल का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग ये है हड़प्पाई मोहर। ये सिविलाइजेशन की पहचान है, उनकी सबसे खास कलाकृतियों में से एक। देखिए, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी हैं, इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और साथ में है कुछ निशान, कुछ लिखा हुआ है जो एक अनसुलझी कहानी बयां करता है। और बस यहीं पर सबसे बड़ी पहेली हमारे सामने आ खड़ी होती है। ये जो लिखावट है ना, इन मोहरों पर जो लिपि है, उसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम उनके शब्द ही नहीं पढ़ सकते तो फिर उनकी कहानी हम बताएंगे कैसे, हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कैसे? इसका जवाब उन चीजों में छिपा है जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए, उनके शहर, उनके औजार और उनकी कला। तो चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सबूत खोज निकाले हैं ना, उनके आधार पर ये देखते हैं कि ये खोई हुई दुनिया आखिर थी कितनी बड़ी। ये सभ्यता कितनी बड़ी थी, अंदाजा लगाइए। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक 2000 से भी ज्यादा हड़प्पाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल चुकी हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब जरा इन नक्शों को देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। बाईं ओर शुरुआती दौर की कुछ बिखरी हुई बस्तियां दिख रही हैं, लेकिन फिर दाईं ओर देखिए, ये है इनका मैच्योर फेज, जब ये एक विशाल आपस में जुड़ी हुई सभ्यता बन गई जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। ये सच में एक साम्राज्य का उदय था। चलिए, इसे जरा समय के पैमाने पर रखकर देखते हैं। इस सभ्यता की शुरुआत तो लगभग 6000 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन इसका जो स्वर्ण युग था, जिसे परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। और हाँ, यही वो समय था जब वो बड़े बड़े सुनियोजित शहर बने। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया है कि यह सभ्यता कहाँ और कब थी। तो चलिए अब ये पता लगाते हैं कि उन प्राचीन लोगों का रोजमर्रा का जीवन, उनकी जिंदगी असल में थी कैसी। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, वो लोग खाते क्या थे? देखिए, जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों जैसे सबूतों से हमें पता चलता है कि वो लोग गेहूं, जौ, दालें और तिल जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात जैसी जगहों से बाजरे के दाने भी मिले हैं। और हाँ, इसके अलावा वो मछली और पक्षियों का भी सेवन करते थे। और वो खेती करते कैसे थे? जरा इस टेराकोटा बैल की मूर्ति को देखिए। ऐसी मूर्तियों से ही पुरातत्वविद ये अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करना जानते थे। और सोचिए, ये उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी। अब अनाज उगाने के बाद उसे खाने लायक बनाने के लिए पीसना भी तो पड़ता था, और उसके लिए ये अवतल चक्की एक बहुत ही जरूरी घरेलू औजार थी जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। असल में मोहनजोदड़ो के शुरुआती पुरातत्वविदों में से एक अर्नेस्ट मेके इन चक्कियों के महत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा था कि ये चक्कियां बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, और ऐसा लगता है कि उस समय अनाज पीसने का शायद यही एकमात्र तरीका था। अब उनके भोजन और घरों से हटकर चलिए उनकी सबसे प्रभावशाली उपलब्धि को देखते हैं, उनकी अविश्वसनीय शहरी योजना। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, और इसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, हड़प्पाई शहर इमारतों का कोई बेतरतीब जमावड़ा नहीं थे। वो बहुत सावधानी से प्लान किए गए मेट्रोपोलिस थे। ज्यादातर शहरों का एक स्टैंडर्ड लेआउट था जो 2 हिस्सों में बटा था। एक छोटा ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक बहुत बड़ा निचला हिस्सा जिसे निचला शहर कहा जाता है। दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग किया जाता था। शायद यहां पर शासक वर्ग रहता था, या फिर कुछ खास सार्वजनिक और धार्मिक इमारतें होती थीं। और अब कुछ ऐसा जो आपको सच में हैरान कर देगा। ये शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे, मतलब सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। ऐसा लगता है कि घर बनाने से भी पहले गलियों और नालियों को योजना के साथ बनाया गया था। कमाल की प्लानिंग। और ये देखिए, उनके वास्तुकला की तरक्की का एक शानदार उदाहरण। ये है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से वाटरटाइट टैंक है जिसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है।
लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल, जो उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था, वो थी उनकी जल निकासी प्रणाली। सोचिए, हर घर में बाथरूम होता था, जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ती थीं। इन नालियों को ढका भी जाता था और सफाई के लिए उनमें नियमित दूरी पर हौदियां भी बनी होती थीं। अर्नेस्ट मैके इस प्रणाली से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा, ये निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। जरा सोचिए, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन पर इतना ध्यान, जो सदियों बाद तक दुनिया के कई हिस्सों में देखने को नहीं मिला। तो हमने उनके शहरों, उनके भोजन और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन अब हम घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ये वही मुहर है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद हम अभी भी उसी एक मूल रहस्य पर अटके हुए हैं। आखिर उन्होंने लिखा क्या था? उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कहानियां, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है, जिनका मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो अंत में बस यही सवाल रह जाता है, सोचिए, अगर हम कभी इस कोड को तोड़ पाएं तो उनके विश्वासों, उनके शासकों और उनकी दुनिया के बारे में कौन से अनगिनत राज खुलेंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो अभी भी सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी कितनी ही कहानियां अनकही बाकी हैं।